हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अक्षेत्राधिकार या फिर उनकी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। अब तक हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की किस प्रकार गठन होता है, उसमें क्या कार्यकाल कितना होता है और कितना वेतन होता है, इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अक्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के अक्षेत्राधिकार अक्षेत्राधिकार या फिर कह सकते हैं शक्तियां। तो इसके काफी सारे क्षेत्राधिकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार की। प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, इसमें वे मुकदमे आते हैं जो सीधे कहां पर प्रारंभ होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। वे निर्णय, वे जो मामले होंगे, वे विवाद जो सीधे जिनकी सीधी सुनवाई कहां पर होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उनको प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार कहते हैं। सबसे पहले तो या तो एक और तो होती है भारत सरकार और दूसरी ओर होती है राज्य। भारत और राज्य के मध्य विवाद। भारत और राज्य के मध्य विवाद होगा कोई, तो वो सीधा क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। दूसरा क्या है, भारत व कुछ राज्य और राज्यों के समूह के मध्य विवाद हो। जब भारत के साथ कुछ राज्य हो और बाकी अन्य राज्यों का समूह हो और उनके बीच में कोई विवाद हो, तो वो भी कहाँ पर होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, सर्वोच्च न्यायालय में सीधी सुनवाई होगी। तीसरा, राज्यों और राज्यों के बीच, राज्य और राज्य के मध्य, यदि किसी राज्य और राज्य के मध्य विवाद है, मतलब हरियाणा और पंजाब और इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा भी कहाँ पर होगा, सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अगर इन तीनों में से भारत और राज्य के मध्य विवाद, राज्य और राज्य के मध्य विवाद, या भारत के साथ कुछ राज्य और राज्यों के समूह के साथ विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये विवादों का निपटारा करता है, तो वो वैधानिक होना चाहिए। जो विवाद है वैधानिक होना चाहिए। विवाद वैधानिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। अगर कोई विवाद अगर वैधानिक है, तो ही उसका जो प्रारंभ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अगर राजनीतिक होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आएगा। तो ये था इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कि सबसे पहले तो भारत और राज्यों के मध्य विवाद होगा, उसका निपटारा, राज्य व राज्यों के मध्य विवाद हो, उसका निपटारा, और भारत व कुछ राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है, तो उन सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, क्योंकि ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में विवाद वही आएंगे जो वैधानिक होंगे। वही विवाद होगा जो वैधानिक होगा, उसी का निपटारा करेगा, न कि राजनीति का। क्योंकि राजनीति के ऊपर भी कई बार लोग बहस या विवाद कर लेते हैं, लेकिन राजनीति को मायने नहीं बनाकर वैधानिक रूप से इसको माना गया है। अगर ये वैधानिक होगा, तभी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा, इसका भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार है जिनका वर्णन भाग 3 में किया गया है, भाग 3, भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। और
आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का क्या हुआ है उल्लंघन, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो क्या है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मतलब अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए वो कहाँ पर जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में सीधा जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट में जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। इसलिए ये जो मौलिक अधिकारों की रक्षा है, ये भी इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। आर्टिकल 32 में इसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। 5 रिट, 5 रिट कौन कौन से जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश लेख, निषेधात्मक लेख, और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख या रिट। इनमें 5 रिटों को जारी करता है और उसके अधिकारों को उसको बचाता है, उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है, वह किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये भी इसका क्या है, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, क्योंकि सर्वोच्च ये जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, उनका जो विवादों का निपटारा भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 132 में किया गया है। आर्टिकल 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति क्या है, अपील कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपील कर सकता है। अपील कौन सी कर सकता है? अपील हो सकती है वैधानिक, वैधानिक यानी संवैधानिक जो अपील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है किसी व्यक्ति को, तो भी वो संवैधानिक अपील कर सकता है। दूसरी क्या कर सकता है, फौजदारी, फौजदारी अपील, दीवानी अपील। ये सभी अपील वो कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है इसमें भी, ये सभी अपीलें वो कर सकता है। फौजदारी अपील में आता है कि किसी को मृत्यु दंड देना, किसी को सजा देना, या कोई किसी व्यक्ति का कत्ल कर देता है, खून कर देता है, तो उस वो फौजदारी अपील में आता है, इसमें व्यक्ति को सजा दी जाती है। दीवानी अपील में आता है कि संपत्ति से संबंधित मुकदमे होते हैं, जो संपत्ति से संबंधित हो गए, या फिर घरेलू जो विवाद होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन वे शामिल होते हैं दीवानी अपील में। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ ठगी की गई है, ठगी हुई है, ठगी या संपत्ति
या घरेलू, इनमें से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वह क्या करेगा, सीधा अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है, दीवानी अपील कर सकता है। फौजदारी, कोई व्यक्ति खून कर देता है किसी का या फिर नहीं करता, तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, मुकदमा चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुकदमा होगा उसको जो हाई कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट में मंगवा लेता है, मंगवा ले और निर्णय दे दे, अपना निर्णय कर दे कि ये व्यक्ति दोषी है और उसको सजा दे दे, दोषी करार करके मृत्यु दंड दे। तो क्या कर सकता है, दोषी व्यक्ति अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, कृपया कर आप इसको दोबारा से रीओपन कीजिए केस को और फिर से एक अपनी जांच पड़ताल कीजिए और निर्णय कीजिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा अगर चल रहा है, तो हाई कोर्ट अगर मंगवा ले और निर्णय दोषी करार कर दे और मृत्यु दंड दे दे उसमें, तो व्यक्ति क्या अपनी अपील लगा सकता है, कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय का है। या फिर किसी के मुकदमे से, हाई कोर्ट के मुकदमे से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, नाखुश है, तो भी जो व्यक्ति है सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। तो ये इसका अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। आर्टिकल 132 में इसका वर्णन किया गया है। फौजदारी अपील कर सकता है, दीवानी अपील कर सकता है और संवैधानिक अपील कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है कि अपने ही निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है, अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार। सर्वोच्च न्यायालय, पता है आपको, बड़ा न्यायालय है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे अंतिम न्यायालय है। और ये बड़ा होने के साथ साथ कई जो लेखक है उन्होंने माना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। तो इस प्रकार यह अपने ही निर्णयों को पर पुनः विचार कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े कानून विज्ञान विशेषज्ञ होते हैं जो अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना 1960 में बेरबोरी जो मुकदमा हुआ था उसमें क्या किया था कि प्रस्तावना को उन्होंने भाग नहीं माना था, लेकिन इन्होंने अपना जो निर्णय दिया था 1973 में केशवानंद भारती ने, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती में इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो इस प्रकार जो अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र है कि जो इन्होंने निर्णय दिया है, ये जो भी निर्णय देते हैं, अगर इनको लगता है कि ये निर्णय स्थायी है, स्थायी रूप से, क्योंकि जो इनके निर्णय होते हैं स्थायी रूप से नहीं होते, अगर इनको लगे कि इसमें चेंज करना चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं, अपने पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं अपने ही निर्णयों पर। जिस प्रकार प्रस्तावना में किया गया था कि बेरोजगारी जो संघ विवाद हुआ था उसमें जो प्रस्तावना को कहा गया था कि भारत का संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जैसे ही 1973 में केशवानंद भारती विवाद हुआ तो उसमें कह दिया कि प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का अंग है। तो इनके पास क्या है, अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार है, पुनः विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय जो भी मुकदमे जो
सर्वोच्च न्यायालय अपनी अपील करता है, जिनमें भी सर्वोच्च न्यायालय मुकदमों का निर्णय करता है, उन निर्णयों को कानून माना जाता है। अन्य जो कोर्ट होते हैं वो क्या कानून मानते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होती है, एक प्रकार का जो मु- विवाद होते हैं, विवाद कह सकते हैं या मुकदमे के अंतिम निर्णय, जो मुकदमे या विवाद होते हैं उनके अंतिम निर्णय को कहाँ पर लिखा जाता है, अभिलेखों में लिखा जाता है। और अभिलेख क्या होते हैं, मुकदमे के अंतिम निर्णय होते हैं, और उनको कानून माना गया है, कानून माना गया है, कानून माना गया है। किसके लिए, जो इनके निचले स्तर के जो कोर्ट होते हैं उनके लिए कानून के रूप में होता है कि इनको अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है, इनको क्या करा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। क्यों सुरक्षित रखा जाता है, ताकि इन कानूनों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया करते रहें। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून बनाया है या जो मुकदमा का अंतिम निर्णय दिया है, उसको एक अभिलेख में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि जितने भी हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वे सभी इन निर्णयों को देखकर अपने जो विवाद है, जो अपने मुकदमे हैं, उनको कार्रवाई में लेते रहे। इसके अलावा अगर कोई अपमानना करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करता है, अपमान करता है, तो उसको दंड दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो भी उसको दंडित किया जाता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो दंडित कर सकता है किसी व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करता हो। इसके अलावा इसके पास एक और जो क्षेत्राधिकार है, वो है परामर्श क्षेत्राधिकार। परामर्श क्षेत्राधिकार जिसका वर्णन आर्टिकल 143 में किया गया है। परामर्श में क्या है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे या उसके सामने कोई ऐसी वैधानिक समस्या उत्पन्न हो जाए, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा, और परामर्श होगा उसका वैधानिक। अगर उसको लगता है कि कोई वैधानिक समस्या उत्पन्न हो गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय को जाकर कहेगा कि मेरे पास ये समस्या आ गई है, कृपया आप इस पर परामर्श दें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है, परामर्श देगा। और परामर्श क्या होगा, 5 पीठ सदस्य होंगे, 5 पीठ सदस्य। ये 5 पीठ सदस्य अपना परामर्श देंगे, और जो राष्ट्रपति है उसके वो स्वतंत्र है कि वो इन निर्णयों को माने या ना माने। जो 5 पीठ सदस्य परामर्श देंगे उस समस्या पर, या उस समस्या पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो इनके निर्णयों को माने या ना माने। अगर चाहे तो मान भी सकता है, अगर ना तो नहीं मानेगा इन 5 पीठ सदस्यों की। अगर इन 5 पीठ सदस्यों में से कोई अपना मत विपक्ष में देना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को एक पत्र के साथ देना पड़ेगा कि ये कारण है मेरा, इस वजह से मैं आपको इस विपक्ष में ये बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और सर्वोच्च न्यायालय के 5 पीठ सदस्य मिलकर जो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, और राष्ट्रपति को यह चाहे तो अपना सकता है, और नहीं तो ये परामर्श मना कर सकता है। इसके अलावा विविध क्या कार्य करते हैं, विविध कार्य भी क्या करता है कि सबसे पहले तो संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा कानून संसद के द्वारा बनाया गया है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो उसको निलंबित कर देगा, उसको स्थगित कर देगा। तो ये संविधान की रक्षा करता है कि अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो संविधान की अवहेलना करता हो, तो उसको रद्द कर देगा। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है, ये एक क्षेत्राधिकार है इसका।
दूसरी पावर क्या है कि जितने भी अन्य न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अन्य न्यायालयों के लिए नियम व कानून बना सकता है, अन्य न्यायालयों के लिए नियम व कानून बना सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नियम व कानून बनाने चाहिए अन्य न्यायालयों के लिए, तो भी वह नियम व कानून बना सकता है। तो इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है कि उनको अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार परामर्श क्षेत्राधिकार है, परामर्श दे सकता है। स्थान जो अपीलीय न्यायालय में अपने निर्णयों को सुरक्षित रखता है, ताकि अन्य जो न्यायालय है वो उनको देखकर अपने निर्णयों को दे सके। इस प्रकार इनके पास बहुत सारे क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, और कुछ अन्य भी विविध भी है, जिस प्रकार संविधान की रक्षा करना या फिर अन्य न्यायालयों के लिए कानून नियम बनाना, ये सब क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आई होप आपको ये सभी क्षेत्राधिकार पसंद आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।